ये मैप दिखाता है कि इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी हद तक अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस हो रही है। या फिर इन सर्वे रिजल्ट्स को देखिए जो दिखाते हैं कि करीब 28 to 57% दलित्स ये मानते हैं कि नॉन दलित्स अभी भी उनके घर खाते या पीते नहीं है। या फिर ये मैप जो बस एक इंडिकेटर है कि महिलाओं के अगेंस्ट कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है हमारे देश में। ऐसे स्टेटिस्टिक्स ना ही हमारी मीडिया में डिस्कस होते हैं और ना ही हमारे पॉलिटिशियंस इन पर ज़्यादा अटेंशन देते हैं, और यही एक मेजर कारण है कि हमारे देश में ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं क्योंकि हम रूट कॉजेज़ को परखना ही नहीं चाहते। अगर आप कुछ दिनों से न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको शायद पता होगा कि हथरस, एक गांव जो 200 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, उधर क्या हुआ। 4 अपरकास्ट लड़कों ने एक 19 साल की दलित लड़की का बलात्कार किया और फिर उसको इतनी हद तक जख्मी कर दिया कि 2 हफ्ते बाद उसकी मृत्यु हो गई। और अनफॉर्चुनेटली पिछले हफ्ते ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं था जो मीडिया हेडलाइंस में आया था। बलरामपुर, भदोही और जियानपुर में भी ऐसी ही घटनाएं देखने को मिली। और जो घटनाएं घटी इस इंसिडेंट में वो हम कई बार देख चुके हैं। हमें पुलिस और सरकार का बुरा व्यवहार देखने को मिला और फिर इस बलात्कार की खबर के बाद कई लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट की मांग करी, ये भूलकर कि हम पहले भी इस पूरे साइकिल से गुजर चुके हैं। और सरकार का ध्यान समस्याओं का हल ढूंढना नहीं बल्कि अपनी इमेज बचाने पर है, ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है जब आप ये देखोगे कि लड़की का कैसे अंतिम संस्कार किया गया। यूपी पुलिस ने उनकी बॉडी को देर रात हथरस ट्रांसफर किया और करीब 2:30 बजे रात को बिना किसी रीति रिवाज के उनकी बॉडी को क्रिमेट किया गया। पुलिस ने रिपोर्टेडली विक्टिम की फैमिली को कैद कर दिया था उनके घर में, और वीडियो एविडेंस से हम देख सकते हैं कि कैसे पुलिस ने एक चेन बना रखी थी मीडिया कर्मी को दूर रखने के लिए। विक्टिम की स्टेटमेंट के खिलाफ जाकर पुलिस ने ये भी बताया कि रेप का कोई भी प्रूफ उनको नहीं मिला है। इस वीडियो में हम केस की गहराई में नहीं जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो आपको डिटेल बता देंगे इस केस के बारे में, बल्कि हम इस हथरस के कांड को एक कास्ट और जेंडर की नज़र से देखेंगे और ये परखेंगे कि कैसा हमारा एम्फेसिस जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस की तरफ है उसकी वजह से इन समस्याओं का हल नहीं निकल पाता। विक्टिम की फैमिली वाल्मीकि कम्युनिटी से है, एक दलित कास्ट ग्रुप। चंपा हथरस जहाँ ये क्राइम हुआ था उधर करीब 600 परिवार हैं, जिनमें से आधे ठाकुर हैं यानी कि अपर कास्ट हैं और करीब 15 दलित हैं। जो अक्यूज्ड हैं वो सारे ठाकुर हैं। फैमिली का कहना है कि वाल्मीकि लोगों और ठाकुर लोगों के बीच संबंध कई टाइम से बुरे हैं। उनका कहना है कि ठाकुर अपना कचरा उनके घर के साइड फेंक देते हैं क्योंकि वो दलित है। 20 साल पहले विक्टिम के दादा की उंगलियां काट दी थी उस सेम ठाकुर परिवार ने, जब उनके दादा ने ठाकुर लोगों को मना कर दिया था उनके खेत में आने से। विक्टिम के ब्रदर ने यह भी बताया कि गांव में आज तक दलित्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वो कहते हैं कि अगर गलती से एक दलित एक बिस्किट का पैकेट छू लेता है तो उनको वो खरीदना ही पड़ता है, वो उसको रिटर्न नहीं कर सकते। कई लोगों का मानना है कि क्राइम जैसे राइट्स या फिर रेप्स एक वन ऑफ इंसिडेंट की वजह से होते हैं। लोग अपना संयम खो बैठते हैं और उसकी वजह से वो क्राइम हो जाता है, पर रिसर्च ने बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंडिया और यूके के कॉन्टेक्स्ट में रिसर्चर्स ने दिखाया कि कैसे कम्युनल राइट्स अनप्लान नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक होती हैं, और रेप्स भी हर बार वन ऑफ इंसिडेंट नहीं होते बल्कि वो किसी और कम्युनिटी, रेस या फिर कास्ट पर डोमिनेट करने की इच्छाओं का परिणाम होते हैं। कई रिसर्चर्स ने दिखाया कि कैसे सेक्सुअल वायलेंस एक जरिया है वॉर्स के दौरान अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव करने के लिए। सिमिलरली एक रिसर्चर ने दिखाया कि कैसे दलित महिलाएं कई बार वायलेंस, रेप और मर्डर का शिकार होती हैं स्टेट और डोमिनेंट कास्ट से पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, और समाज में डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कई दलित्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक एक्शन लेना ऐसे इंसिडेंट्स के खिलाफ। और ये डोमिनेशन हम हथरस के इंसिडेंट में भी देख सकते हैं। जैसे फैमिली ने बताया कि मेन अक्यूज संदीप और उनके परिवार ने दलित लोगों को कई बार परेशान किया है, और दलित महिलाओं के खिलाफ ये सेक्सुअल टारगेटिंग बस गांव में सीमित नहीं है। एक रिसर्चर ने दिखाया कि कैसे कई दलित लड़कियों को एक यूपी की यूनिवर्सिटी में भी कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट रेगुलरली फेस करनी पड़ती है, और दलित महिलाओं को सेक्सुअली टारगेट किया जाता है इस वजह से ही नहीं कि वो दलित है बल्कि वो गरीब भी है। जैसे एक रिसर्चर ने दिखाया कि कई महिलाएं जो ईंट भट्टा या फिर माचिस की डिब्बी बनाने की इंडस्ट्रीज में काम करती हैं वो दलित कम्युनिटी से होती हैं जहां उनको सेक्सुअल हरासमेंट झेलनी पड़ती है। ये हथरस इंसिडेंट एक उदाहरण है कि कैसे कई कम्युनिटीज को क्राइम्स झेलने पड़ते हैं, पर उसके अलावा जब वो इस क्राइम के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं वो लड़ाई भी एक क्राइम है। जैसे विक्टिम के भाई ने मीडिया को बताया कि कैसे इस दुर्घटना के बाद उनके परिवार पर दबाव डाला जा रहा है। डराया था हमको। फोन है सबके पास? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है।
पहले के किसी को बुला नहीं ले। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ सबको। क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ यूँ कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे हम आने दिया? तो खेतों में रह के आए हैं, छुपके। और हम ये विक्टिम के पिताजी के बयान से भी समझ सकते हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी सी सुरक्षा मिलनी चाहिए और मुझे शासन से न्याय मिलना चाहिए। जो हमें दिखा रहा है कि विक्टिम के पिताजी ने बस न्याय की ही मांग नहीं करी, बल्कि अपनी परिवार की सेफ्टी की भी मांग करी, जो हमें दर्शाता है कि कैसे ये परिवार बस एक क्राइम से नहीं लड़ रहा, बल्कि पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ रहा है। वही एक्सप्लेन कर सकता है कि पुलिस ने क्यों देर रात विक्टिम की बॉडी का अंतिम संस्कार करने की कोशिश करी और क्यों गांव को ब्लॉक कर दिया गया। यूपी पुलिस और गवर्नमेंट का ये व्यवहार इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए जब आप ये स्टेटिस्टिक्स देखेंगे कि कन्विक्शन रेट्स उन क्राइम्स के लिए जो एससी और एसटी के खिलाफ होते हैं वो ज़्यादा कम होती है ओवरऑल कन्विक्शन रेट से, जो हमें दिखाता है कि कितना मुश्किल होता है न्याय मिलना दलित और दूसरे एससी और एसटी परिवारों के लिए। एक कारण जो ऐसे कास्ट क्राइम्स को एक्सप्लेन कर सकता है वो है कि दलित और दूसरी ओप्रेस कम्युनिटीज़ ने पिछले कई सालों के दौरान इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट देखी है। कई दलित अब टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, उनके पास पक्का घर है और अब खाने के लिए बस रोटी चटनी नहीं खाते जो वो कई साल से खाते आ रहे हैं। इसके अलावा कई अनटचेबल प्रैक्टिसेस, जैसे कम दलित अब ये मानते हैं कि दलित और नॉन दलित को सेपरेटली बिठाया जाता है शादियों में। दलित की ये इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की वजह से कई जो ऐतिहासिक प्रैक्टिसेस थी वो अब इतनी रेलेवेंट नहीं है, पर इस वजह से जो डोमिनेंट कम्युनिटी की डोमिनेंस है वो कम हो गई है और इसी कारण कई डोमिनेंट कम्युनिटीज़ वायलेंस को यूज़ करने की कोशिश करती हैं ताकि उनकी डोमिनेशन बनी रहे। ये हमने यूएस के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा है, जहाँ बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी के बाद वाइट अमेरिकन्स का एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखा गया अफ्रीकन अमेरिकन्स के अगेंस्ट। और ऐसे क्राइम्स तब तक नहीं कम होंगे जब तक हम इंस्टेंट सॉल्यूशंस की नहीं, जो हमें एक टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन देते हैं, बल्कि हम लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की डिमांड नहीं करेंगे। जैसे मिलिंद सोमन ने ये ट्वीट किया, ऐसी ही डिमांड हमने हैदराबाद के एक रीसेंट केस में भी देखी थी, पर ऐसे लॉज ग्राउंड रियलिटी को चेंज नहीं करते। जैसे कोलंबिया लॉ स्कूल के प्रोफेसर फेगन ने बताया कि अभी हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है ये दिखाने के लिए कि कैपिटल पनिशमेंट काम करती है। एक क्राइम को कमिट करने से पहले एक क्रिमिनल के दिमाग में दो फैक्टर्स होते हैं। पहला, उनको सज़ा क्या मिलेगी, चाहे वो डेथ पेनल्टी हो, 20 साल की जेल या फिर कुछ और दूसरा कि कितनी चांसेस है कि वो पकड़े जाएंगे। हमारा जो भी गुस्सा और आउटरेज होता है वो बस पहले फैक्टर पर होता है, पर क्या फ़ायदा कि पनिशमेंट क्या हो, चाहे वो डेथ पेनल्टी हो या ना हो, कि अगर सर्टेनिटी उस क्रिमिनल को पकड़ने की बहुत कम हो। डैनियल नेगन, जो एक प्रोफेसर और क्रिमिनोलॉजिस्ट है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में, उनका कहना है कि एक क्रिमिनल को पकड़ने की चांसेस बढ़ाना ज़्यादा इफेक्टिव होता है एक क्राइम को रोकने के लिए। इंडिया के रेप केसेस में कन्विक्शन रेट बस 28% है। करीब 2,40,000 रेप और पॉस्को रिलेटेड केसेस अभी भी इंडिया के कोर्ट्स में पेंडिंग है। अब आप एक केस तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज सकते हो, पर दूसरे 2,39,999 केसेस का क्या? और ये भी नहीं है कि हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बहुत इफेक्टिव है। 2019 तक करीब 6 लाख केसेस पेंडिंग थे हमारे देश के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में। कुछ लोगों को फांसी पर चढ़ाने की मांग करना बहुत आसान है, क्योंकि उस चीज़ के लिए हमें बस कुछ ही दिनों तक गुस्सा दिखाना होता है, पर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की मांग करना, चाहे वो पुलिस के बारे में हो या फिर जुडिशरी के बारे में हो, बहुत लंबा समय चाहिए। उनके लिए हमें सरकार पर कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि कुछ महीने या फिर कुछ सालों तक दबाव रखना पड़ता है। 1996 में 2 रिटायर्ड डीजीपीज ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। कोर्ट ने सारी सरकारों को 7 डायरेक्टिव्स दिए थे 2006 में, पर आज तक किसी भी स्टेट ने इन डायरेक्टिव्स का पालन नहीं किया। इसीलिए हमें 2 चीजें करनी चाहिए। पहला कि इंस्टेंट सोल्यूशन की बजाय लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की मांग करनी चाहिए, और दूसरा हमें एक आइडिया निकाल लेना चाहिए अपने दिमाग से कि इन क्राइम्स के लिए केवल जिम्मेदार बस कुछ दरिंदे होते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ का ये पुराना बयान देखिए, कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। ये कहना कि इन क्राइम्स के लिए कुछ दानव जिम्मेदार हैं बहुत आसान तरीका है हमारे पॉलिटिशियंस के लिए और हमारे लिए कि हम अपना कर्तव्य भूल जाएं और अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो बैठें। पर मानव और दानव दोनों ही हमारे समाज का हिस्सा हैं और हमारे ही समाज का परिणाम है। इसलिए ऐसी समस्याओं का समाधान भी लॉन्ग टर्म सामाजिक चेंज से ही आएगा, ना कि किसी को फांसी पर चढ़ाकर।